इस लेक्चर में अपन बात करेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। इन टॉपिक्स की अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को बात करते हैं, अपने अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ी है उससे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी अपन यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है कि जो लॉ ऑफ मोशन है वैलिड इन वन इनर्शियल फ्रेम मस्ट बी ट्रू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। यानी सबसे पहले मैं बात करता हूं रिलेटिविस्टिक थ्योरी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सबसे पहले एक बार रिलेटिविस्टिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी है वो क्या बोलती है? लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन वन इनर्शियल फ्रेम must be true in all inertial frame। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोलती है? इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? जो फ्रेम एक्सीलरेटेड ना हो। क्या हो? एक्सीलरेटेड ना हो। तो जो लॉ ऑफ मोशन अगर एक इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है तो सभी इनर्शियल फ्रेम में वो क्या होंगे? वैलिड होंगे या सेम रिजल्ट अपने को मिलेंगे। ये सबसे फर्स्ट जो लॉ है रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी का, सॉरी रिलेटिविस्टिक थ्योरी का, ये बताती है। और ये क्या बोलती है? जो स्पीड ऑफ लाइट है इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। उसने बताया रिलेटिविस्टिक थ्योरी ने कि लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम मस्ट बी ट्रू इन ऑल, सॉरी, लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन वन इनर्शियल फ्रेम मस्ट बी ट्रू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, और स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? लॉरेंज कोवेरिएंट थ्योरी। यानी जो लॉरेंज कोवेरिएंट फॉर्मूलेशन है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसके लिए लॉरेंज ने चार, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, आपने पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि जैसे कोई पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन आपने पढ़ रखे होंगे वहां पर, एक्स प्राइम गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम वाई, जेड प्राइम जेड, टी प्राइम गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब एक फ्रेम जिसमें उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक्स वाई जेड, और एक सी टी डायमेंशनली मैच करना तो सी टी, और अनोदर फ्रेम उसमें एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम सी टी प्राइम। दो फ्रेम है, एक फ्रेम एस मान लो इसमें ये है और एस प्राइम में ये। तो एस प्राइम में अगर कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक मोशन से मूव कर रहा है तो वो इन समीकरण को फॉलो करना चाहिए। ये कौन बोलता है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो गामा है उसकी वैल्यू भी बता देता हूँ, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ तक कुछ
चीज़ें आपको रिलेटिविस्टिक की क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब ये भी आपको पता चल गया होगी कि ये थ्योरी कब अप्लाई करेंगे, जब पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो और नियरली लाइट वेलोसिटी। ठीक है, उस केस में अपन कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, रिलेटिविस्टिक थ्योरी। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने पढ़ा श्रोडिंजर इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में मेनली अभी तक क्या पढ़ी, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें अपन ने बात की श्रोडिंजर इक्वेशन। फ्री पार्टिकल के केस में आपने पढ़ा होगा जो श्रोडिंजर इक्वेशन है, फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, अरे आप जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल के केस में 0। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करोगे तो किससे डिनोट करोगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर किस पे अप्लाई होगा, वेव फंक्शन पे। E की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, और P की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m साई। क्या वैल्यू आ गई, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई 2। ये फ्री पार्टिकल केस में श्रोडिंजर इक्वेशन आ गई। अब इसकी बात करें अपन कि ये जो इक्वेशन है ये अपन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, बात यही है। इसके लिए अनदर इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, तो देखो ये टाइम में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, और स्पेस में कितना ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। टाइम में फर्स्ट ऑर्डर और स्पेस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब जब अपन इसको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कन्वर्ट करें, किस केस में, जब पार्टिकल की स्पीड लाइट वेलोसिटी के कंपेरेबल हो, उस केस में ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन ये इक्वेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है उसके अंदर सेम इस टाइप से ट्रांसफॉर्म नहीं होती। कैसे, मैं मान लो एक न्यू फ्रेम है, उसमें इसके जो कोऑर्डिनेट है आयोटा एच कट डेल प्राइम डेल टी प्राइम साई माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल प्राइम स्क्वायर साई। अब मैं इस पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, जैसे ही लगाता हूं तो सेम ये इक्वेशन मेरे को नहीं मिलती। इसका मतलब श्रोडिंजर इक्वेशन को अपन रिलेटिविस्टिक केस में अप्लाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वेशन इनवेरिएंट नहीं रहती। बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने जो श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ी वो नॉन रिलेटिविस्टिक होती है। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब v मच लेस लेस c, इसी पे अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों करें, ऐसा क्यों, क्योंकि ये इनवेरिएंट नहीं रहती। इनवेरिएंट प्रूव कैसे करेंगे, श्रोडिंजर इक्वेशन लिखी, अनदर फ्रेम लेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन अगर अप्लाई करे तो ये इक्वेशन सेम नहीं मिलती। इसका मतलब ये लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है। लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है तो इसका मतलब श्रोडिंजर इक्वेशन एक नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है और इसको रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के केस में अपने को एक नई इक्वेशन चाहिए। उस नई इक्वेशन को पढ़ने से पहले अपन उसके फॉर्मूलेशन की बात कर लेते हैं, यानी कौन कौन सी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है उसकी अपन यहां पर बात करते हैं। तो देखो सबसे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में होती है वैसे ही सेम, फॉर ए गिवन सिस्टम मान लो अपने को कोई भी एक सिस्टम दिया हुआ है, तो उस सिस्टम के लिए देयर एग्जिस्ट ए स्टेट फंक्शन फाई या साई जो भी, विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। क्या होगा,
अपने पास में सबसे फर्स्ट कोई भी सिस्टम दिया होगा, जिस सिस्टम के लिए अपन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो उस सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, एक स्टेट फंक्शन फाई एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो फाई क्या होगा, उस सिस्टम की सारी जानकारी कंटेन करेगा। अब आपको पता है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शन फाई। सिस्टम को फाई से डिनोट तो कर दिया, लेकिन जो फंक्शन होता है उस फाई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। फिजिकल सिग्निफिकेंस किससे दिया जाता है, मॉडुलस फाई स्क्वायर। किससे दिया जाता है, मोड ऑफ फाई स्क्वायर, विच रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। The physical significance is given by modulus square of wave function. Physical significance is given by modulus square of wave function which denoted probability density. और probability density का क्या मीनिंग है कि वो फंक्शन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, और अगर पाया जाएगा तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट टॉपिक सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट सेकंड में चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के सेम वैसे ही बात करते हैं रिलेटिविस्टिक में भी। फॉर फिजिकल ऑब्जर्वेबल किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल की बात करें जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, फॉर एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल इज represented by a Hermitian operator। प्रत्येक फिजिकल ऑब्जर्वेबल किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर। कैसे, जैसे एनर्जी ई के कैसे डिनोट करते हैं, आयोटा एच कट डेल बाई डेल्ट। इसका मतलब प्रत्येक फिजिकल ऑब्जर्वेबल के कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा, और वो ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन का मतलब उसका डेगर सेल्फ वही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, if an state phi is an eigenstate of operator, मान लो कोई ओमेगा, देन क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटर विच अप्लाई स्टेट फाई एन या फाई, देन सेम स्टेट फाई विथ आइगेन वैल्यू ए। अगर कोई स्टेट किसी दिए गए ऑपरेटर की आइगेन स्टेट है तो उस केस में क्या रिजल्ट मिलेगा, वही स्टेट मिलेगी, और साथ में एक कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, आइगेन वैल्यू। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एनी आर्बिट्री स्टेट for a given system for any arbitrary state for a given system can be expressed as a complete set of orthonormal basis state।
for any arbitrary state for if given physical system can be expressed as a complete set of orthonormal basis state। क्या मतलब है इसका? मान लो मेरे पास में कोई एक स्टेट है साई, किसी गिवन सिस्टम के केस में अगर उसकी आइगेन स्टेट है साई एन, तो सम विच वी कैन एक्सप्रेस ए एन साई। इसका मतलब अगर उस ऑपरेटर को इस स्टेट पे अप्लाई करे, अगर देखो आइगेन स्टेट होगी तो सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम स्टेट। लेकिन अगर आइगेन स्टेट नहीं है तो उस केस में उस स्टेट को किस तरीके से लिख सकते हैं? आइगेन स्टेट के समेशन के रूप में। इसका मतलब मान लो जैसे वहां पर जो स्टेट दे रखी है A1 साई 1, A2 साई 2, ये तो उसके आइगेन स्टेट नहीं है, लेकिन जब ऑपरेटर अप्लाई करे तो मान लो इनमें से मेरे को कोई रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये सभी आइगेन स्टेट होगी इसकी। मान लो जैसे 3 है, मैंने मान ली उस स्टेट की आइगेन स्टेट 3 है, इसका मतलब जो मेरे को अब इस पे ऑपरेट करने का रिजल्ट मिलेगा क्या क्या मिल सकता है? या तो साई 1 या साई 2 या साई 3। और इनका अगर मॉडुलस प्रोबेबिलिटी निकाले तो मेजरमेंट अगर लार्ज टाइम करेंगे तो A1 का मोड स्क्वायर इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी, A2 का मोड स्क्वायर इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी, और A3 का मोड स्क्वायर इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी। ये समझ आ गएगा सबको? इफ स्टेट इज आइगेन स्टेट देन रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज फिक्स एंड ऑल्सो वी गेट सेम स्टेट। बट इफ स्टेट is not an eigenstate of operator, then in this case we get spectrum of eigenvalue। ध्यान से समझ लेना, अगर स्टेट ऑपरेटर की आइगेन स्टेट है तो सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर स्टेट ऑपरेटर की आइगेन स्टेट नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उस केस में आप बोलते हो ना कुछ भी मिलेगा, नहीं, स्पेक्ट्रम ऑफ आइगेन वैल्यू मिलेगी, और ये आइगेन वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग होगी जैसे यहां पर मैंने बताया। आगे समझे? साई 1 मिल सकती है, साई 2 भी मिल सकता है, साई 3 भी और भी मिल सकता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एक डेफिनेट प्रोबेबिलिटी होगी। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ आइगेन वैल्यू। समझ आ गया? अरे सबको समझ आ गया? चलो नेक्स्ट बताते हैं। टाइम डेवलपमेंट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम, टाइम डेवलपमेंट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड बाई श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डेवलपमेंट को कैसे मैनेज करते हैं? आयोटा एच का डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू एच साई इक्वल टू ई साई। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। तो टाइम कैरी कैसे होगा एक से दूसरी स्टेट में, वो अपन श्रोडिंगर इक्वेशन से बता सकते। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अपन ने कुछ बातें पढ़ ली। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। ये चीज़ें पहले आपने पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखी तो आप थोड़ा ध्यान से इनको समझ लें, क्या क्या चीज़ें अपने को काम में वहाँ पर आने वाली है। ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पर अपन सब कुछ 4 वेक्टर नोटेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 4 वेक्टर नोटेशन। 4 वेक्टर नोटेशन में आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। जो भी क्वांटिटी वो 4 वेक्टर में वहां पर रिप्रेजेंट की जाती है। 4 वेक्टर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अपन ने वहां से ही बात स्टार्ट करते हैं। लेंथ एलिमेंट वहां पर पढ़ा था, और लेंथ एलिमेंट आपने वहां पर पढ़ा था ds², यही पढ़ा था। और ds² सबने पढ़ा होगा, क्या होता? dr² माइनस c² dt²। मैं थोड़ा सिंपल से वे में बात करता हूँ। क्या पढ़ा था? dx² प्लस dy² प्लस dz² माइनस c² d²। और
अनदर फ्रेम में आपने पढ़ा था डी एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस डी वाई प्राइम स्क्वायर प्लस डी जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी प्राइम स्क्वायर। ये दोनों जो क्वांटिटी है वो आपस में इक्वल थी और ये इनवेरिएंट। अब थोड़ा तरीका ध्यान से समझ लेना मेरा। मैं इस क्वांटिटी को माइनस साइन लेके लिखता हूँ, क्या होगा सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड। आपको पता है देखो माइनस साइन कॉमन भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये क्वांटिटी इनवेरिएंट हो तो उसके बाहर माइनस लगने से वो क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। इसका मतलब ये इनवेरिएंट है तो ये क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, इनवेरिएंट। अब आप ध्यान से समझ लो, आप जितने टाइप की बुक पढ़ोगे किसी में इस फॉर्मूलेशन को लेके काम में किया हुआ है और किसी बुक में इस फॉर्मूलेशन को लेके काम किया हुआ है। अब अगर अपन यहाँ पर जो बात करने वाले इस फॉर्मूलेशन को लेके चलेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा अभी यहाँ पर बता दूंगा। कोई डिफरेंस नहीं है, जो अपन मीट्रिक टेंसर कंसिडर करते हैं उसका फर्क है। इस फॉर्मूलेशन को अगर आप काम में लोगे तो 4 वेक्टर जो नोटेशन होगा 4 वेक्टर नोटेशन, उस 4 वेक्टर नोटेशन में जो सिंबल है वो आपने 2 टाइप से सिंबल कंसिडर किए होंगे। एक आप इस टाइप से लिख सकते हो x1 x2 x3 x4 और दूसरा आप लिख सकते हो x0 x1 x2 x3। इस नोटेशन की बात करेंगे तो सी डी टी सी टी ये x0 ये x1 ये x2 ये x3, और इस नोटेशन की बात करोगे तो क्या होगा x1 x2 x3 ये x4। अब देखो 4 वेक्टर नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे एक साथ, तो इसको लिखने का एक तरीका है और वो तरीका क्या है, वहां से यहां पर वापस अपन आएंगे डी एस स्क्वायर जी म्यू न्यू डी एक्स म्यू डी एक्स न्यू। यहां पर ये जो जी म्यू न्यू इसको बोलते हैं मीट्रिक टेंसर, और ये क्या काम करती है, कॉन्ट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट और कोवेरिएंट से कॉन्ट्रावेरिएंट में कन्वर्ट करने के काम आती है। ये कौन से सिंबल है, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट। इसका मतलब ये क्या करेगी, कॉन्ट्रावेरिएंट, और ये जो क्वांटिटी है ये इसी को डिनोट कर रही है। यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, कैसे कर रही है देखो, ये जो जी म्यू न्यू है इसकी वैल्यू होती है 1 -1 -1 -1। 4 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स होती है, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 होते। अब ये जो मीट्रिक टेंसर है उसका जो लेने का तरीका है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप ये वाला काम में ले रहे हो तो इसको 1 लो, बाकी सारे तीनों -1, और अगर ये फॉर्मूलेशन काम में ले रहे हो तो फर्स्ट वाला माइनस आएगा, बाकी तीनों प्लस आएंगे। इस फॉर्मूलेशन पे काम करना आपको तो ये -1 बाकी तीनों +1, और इस फॉर्मूलेशन पे काम करना है तो ये +1 और बाकी सारे माइनस। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब मैं कौन सा नोटेशन काम में ले रहा हूँ, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग ये लॉरेंज के अकॉर्डिंग था, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज देखो, लॉरेंज के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में, कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में चारों नोटेशन कैसे लिखेंगे, x0 x1 x2 x3 क्या वैल्यू है, सी टी एक्स वाई जेड। क्या वैल्यू आ गई, x0 x1 x2 x3 सी टी एक्स वाई जेड। जाना कहाँ अपने को, कोवेरिएंट में। किसमें जाना है, कोवेरिएंट। तो कोवेरिएंट में मान लो मेरे पास में x, मैं एक सिंबल ले लेता हूँ, और ये मेरे कॉन्ट्रावेरिएंट है और मेरे को चाहिए कोवेरिएंट म्यू। तो क्या करेंगे, इसको जी म्यू न्यू से मल्टीप्लाई कर दो,
समेशन, देखो जो इंडेक्स रिपीट होती है उस पर समेशन अप्लाई होता है, म्यू म्यू रिपीट हो रही है उस पर समेशन अप्लाई होगा। न्यू, देखो म्यू से म्यू कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में न्यू कहाँ पर है, सब स्क्रिप्ट में, तो जो फाइनली जो अपने पास में बचेगा वो भी सब स्क्रिप्ट में, यहाँ से चेक भी कर सकते। म्यू म्यू सेम इंडेक्स है ऊपर नीचे, तो क्या हो जाती है, जो सेम इंडेक्स है वो हट जाएगी, और जो बची हुई इंडेक्स अगर नीचे तो नीचे आ जाएगी और ऊपर है तो ऊपर। आ गया तरीका समझ। अब मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको, दो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मैं मान लो सबसे पहले निकाल रहा हूँ x0, इसका मतलब न्यू की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो क्या वैल्यू आएगी समेशन म्यू जी म्यू 0 x म्यू। इसका मतलब म्यू की वैल्यू वेरी करेगी, और म्यू की वैल्यू वेरी क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3, तो क्या लिखोगे जी 0 0 x 0, जी 0 1 0 x 1, जी 2 0 x 2, जी 3 0 x 3। चेक करो इसमें वैल्यू 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0, बाकी सब 0, केवल फर्स्ट वाली वैल्यू 1, तो 1 x 0 कितना है ct, इसका मतलब ct। इसका मतलब आप चाहे कॉन्ट्रा वेरिएंट में बात करो चाहे कोवेरिएंट में बात करो, दोनों वैल्यू क्या आने वाली है सेम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन x1, क्या वैल्यू आएगी समेशन म्यू जी म्यू 1 x1, क्या लिखोगे म्यू आएगा ना यहाँ, तो जी 0 1 x 0, जी 1 1 x 1, जी 2 1 x 2, और जी 3 1 x 3। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, जी 1 1 -1, तो क्या वैल्यू आएगी -1, और x1 क्या है x, तो वैल्यू क्या आ गई माइनस। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि बाकी जो तीनों वैल्यू इन पे डिपेंड करेगी तो वो तीनों माइनस आएगी। इसका मतलब कॉन्ट्रा वेरिएंट की अगर आप बात करोगे तो ये क्या होगी ct, ये x, ये y और ये z, और कोवेरिएंट की बात करोगे x0 x1 x2 x3, क्या वैल्यू आएगी ct -x -y और माइनस, और जो ये क्वांटिटी है इनवेरिएंट है। अब आप किसी भी एक को इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू से म्यू गया, न्यू नीचे तो न्यू नीचे बचेगा, तो dx न्यू, और ये क्वांटिटी क्या होती है इनवेरिएंट। इसका मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट का कोवेरिएंट के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो सभी के लिए क्या होता है इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब इसको इसके साथ में क्या करें इनर प्रोडक्ट, तो 0 से 0 होगा, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए इनवेरिएंट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं उसको ही क्या बोलेंगे ds स्क्वायर, क्या होगा c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z। आगे क्या ये क्या है इक्वल लिखो, तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट dx म्यू या x म्यू, और ये कोवेरिएंट x। मिल गया क्या, ये क्वांटिटी इनवेरिएंट आ गया ये स्मॉल एलिमेंट के लिए, और मैंने एक 0 0 0 लिए, दूसरे x y z ct लिए। समझ आ गया क्या आपको, यहां तक सबको क्लियर है। छोटी क्लासों पे आपने क्या करते थे, यहां पर माइनस लाने के लिए क्या करते थे यहाँ आयोटा लिख देते थे, तो वो आयोटा का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो एक्चुअल तरीका है वो क्या होता है कॉन्ट्रावेरिएंट का कोवेरिएंट के साथ में जो इनर प्रोडक्ट होता है किसी भी 4 वेक्टर में, वो इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते। मैंने इस फॉर्मुलेशन पे काम लिया तो ये मिल रहा है, अगर इस फॉर्मुलेशन पे काम करता तो ये मिल जाता। दोनों ही इनवेरिएंट होते, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एनर्जी मोमेंटम की बात करोगे, या मैं एक जनरल नोटेशन की बात करूं यहां पर, जनरल नोटेशन की बात करूं तो जनरल नोटेशन मान लो मेरे पास में कोई 4 वेक्टर है कॉन्ट्रावेरिएंट, तो ए म्यू, इसका जो 0th कंपोनेंट होगा ए 0 होगा, और 3rd कंपोनेंट ए वेक्टर। ए वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए एक्स ए वाई ए जेड,
और इसका जो कोवेरिएंट कंपोनेंट होगा वो होगा ए जीरो माइनस ए वेक्टर, क्या लिखोगे, ए जीरो माइनस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए जेड। इसका मतलब ए जीरो ये तो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे, और बाकी जो तीन कंपोनेंट है वो एक दूसरे से नेगेटिव साइन से चेंज हो गए, और ए म्यू को ए म्यू के साथ में क्या करेंगे, तो क्या होगा, ए जीरो का स्क्वायर ये तो सेम है, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस ए जेड। ये 4 वेक्टर का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। ऐसे एनर्जी मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा, ई बाई सी पी एक्स पी वाई पी जेड। ये तो कॉन्ट्रा वेरिएंट में, कोवेरिएंट में बात करोगे तो ई बाई सी माइनस पी एक्स माइनस पी वाई माइनस पी जेड, क्या करोगे, ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी जेड। तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये सी स्क्वायर, ये क्या होगा, इनवेरिएंट। पढ़ रखा है, और ये सब ने पढ़ रखा होगा ना, एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये निकाल भी सकते हैं अपन। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या? अरे सबको समझ आ गया, कर सकते हो। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। एक गुड बात है इसकी, जो डेल म्यू ऑपरेटर है और एक डेल म्यू, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। ये जो डेल म्यू है इसकी तो वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स म्यू, और इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स म्यू। ये नीचे तो ये ऊपर होगा, ये ऊपर होता है नीचे, और इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 वैल्यू होगी, फर्स्ट होगी डेल बाई डेल टी, और 3 होगी डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, डेल वेक्टर जिसको शॉर्ट में लिख सकते। इसमें क्या होगा, जीरोथ कंपोनेंट तो सेम होगा, और ये वाला कंपोनेंट वैसे आप बात करोगे तो यहाँ सी आएगा, 1/c, ठीक है, डायमेंशन मैच करने के लिए। तो अगर इनका इनर प्रोडक्ट ले डेल म्यू तो क्या वैल्यू आएगी, इसको इसके 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इसको इससे किया तो माइनस डेल स्क्वायर। अब ये इनवेरिएंट है तो ये भी इनवेरिएंट होगा, डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। ये तो पढ़ रखा है ना आपने, इसको क्या बोलते हैं, डी लैम्बर्ट। अपने फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग इसको भी क्या बोलेंगे, डी लैम्बर्ट ऑपरेटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्लियर है सबको? चलो अब अपन जो बात करने वाले, अपना जो पर्पस था यहाँ पर, जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक अपना क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। कौन सी, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। तो देखो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन क्या होती, देखो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन किनके लिए काम आती है, वे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन कितनी है, 0। वे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन कितनी है, 0। स्पिन 0 पार्टिकल के केस में रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, या जो अपन बात करें एडवांस क्वांटम या रिलेटिविस्टिक केस में, जो लोरेंज कोवेरिएंट हो उस केस में अपन किसकी बात करते हैं, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन फॉर स्पिन 0 पार्टिकल एंड लोरेंज कोवेरिएंट, और वी कैन यूज इन रिलेटिविस्टिक केस क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। आगे समझे? अब अपन इसका फॉर्मुलेशन या इसकी इक्वेशन क्या होगी उसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे मैं पहले क्या करता हूं, थोड़ा तरीके से अपन काम करें बाय वे। तो देखो
सबसे पहले मैं एक सिंपलेस्ट केस कंसिडर करता हूं। वी कंसिडर simplest physical system. We consider a simplest physical system. In this case, according to non-relativistic theory, इस केस में अगर मैं नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो H क्या होगा, p²/2 इफ पार्टिकल इज फ्री। अगर पार्टिकल फ्री है तो उस केस में उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, p²/2। नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर इसका ट्रांजिशन करना है तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसको उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर से डिनोट करेंगे। तो ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल थ्योरी टू नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी, क्या वैल्यू आएगी, p²/2 है। ये साई यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मैं देखो यहाँ पर एक नया यूनिट सिस्टम काम में ले रहा हूँ और वो यूनिट सिस्टम है नेचुरल यूनिट सिस्टम। आप ये भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें फ़र्क बता देता हूँ। नेचुरल यूनिट सिस्टम में अपन क्या करते हैं, h⁻c को 1 मान लेते हैं और जहाँ अगर आपको मेंशन करना भी हो तो डायमेंशनली मैच करा के h⁻c आप लगा सकते हैं। तो क्या होगा, h और c बार बार बहुत ज़्यादा टाइम्स वेरी करेगा, इसलिए मैं ये जो दोनों है इनको नहीं लिखूंगा, कहीं भी नहीं लिखूंगा। ये सही है तरीका, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ऊपर मेंशन कर दे कि मैं कौन सा यूनिट सिस्टम काम में ले रहा हूँ, दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे जो सिस्टम या जो पद्धति यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं, नेचुरल यूनिट सिस्टम। और नेचुरल यूनिट सिस्टम में क्या होता है, h⁻c की वैल्यू 1। इसका मतलब अब मैं जो यहाँ हैमिल्टोनियन है या जो एनर्जी है उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखने वाला हूँ, h⁻, नहीं लिखूंगा, आयोटा del/del t, और p कैप की वैल्यू माइनस आयोटा del वेक्टर। जैसे ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी आयोटा del ψ/del t इक्वल टू माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो माइनस del² ψ और डिवाइड बाई 2। This equation is Schrodinger equation in case of non-relativistic theory, and this equation is not Lorentz covariant, so this equation cannot use in relativistic quantum mechanics. समझ आ गया क्या? This equation does not transform according to Lorentz formulation, so we cannot use this equation in relativistic quantum mechanics. यानी इस इक्वेशन को अपन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई ही नहीं कर सकते या यूज में नहीं ले सकते। इसका मतलब मेरे को एक अनोदर नई इक्वेशन चाहिए जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई कर सकूं। और ये मैंने पहले ही आपका रीजन बता दिया था कि अगर मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन इस पर अप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, सेम तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। या एस डैश प्रेम में अप्लाई करूं तो एस प्रेम में यही सेम इक्वेशन मिल जानी चाहिए, जो कि नहीं मिलती। इसका मतलब मेरे को एक नई इक्वेशन चाहिए, और वो जो नई इक्वेशन है वो रिलेटिविस्टिक केस पे यानी किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिविस्टिक केस में अपने को लेनी है। और रिलेटिविस्टिक केस में आपको पता है जो हैमिल्टोनियन है फ्री पार्टिकल के लिए, जो हैमिल्टोनियन है इन रिलेटिविस्टिक केस वो क्या होता है, h √p²c²
एम नॉट स्क्वायर C4, यही होता है। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करोगे एच केप, अगर मैं दोनों तरफ बात करूँ स्क्वायर, ये देखो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो अपन दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर सकते हैं। सिंगल ऑपरेटर पी स्क्वायर, पी के साथ कम्यूट करता है एच के साथ, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एच केप स्क्वायर पी स्क्वायर C स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4। अब आपको पता है जब तक वेव फंक्शन नहीं होगा तब तक इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो एच केप स्क्वायर साई पी केप स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अपन किसकी बात करें, नेचुरल यूनिट सिस्टम, तो ये हट जाएंगे सब, पी केप स्क्वायर साई एम नॉट स्क्वायर साई, एच केप आयोटा डेल बाई डेल टी, पी के माइनस आयोटा डेल वेक्टर, क्या वैल्यू है भाई आयोटा, स्क्वायर करोगे तो माइनस डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर साई, यहाँ पुट करोगे तो माइनस डेल स्क्वायर साई प्लस एम नॉट स्क्वायर साई। इसको इधर ले जाओ तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये माइनस डेल स्क्वायर साई प्लस एम नॉट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये पढ़ रखा अभी आपने, क्या बोलते हैं डी लैम्बर्ट। वैल्यू पुट करनी है जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था, इसकी क्या वैल्यू होती है सारी पुट करके, डेल प्लस एम नॉट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है। अनदर अगर आप जो मैंने पीछे बताया था आपको, अगर वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही से जो रिजल्ट अपने को मिलने वाले सेम रिजल्ट मिले। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल म्यू ये भी लिख सकता हूँ प्लस एम नॉट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, केजी इक्वेशन। अब देखो यहाँ से अपन यहाँ तो चले गए, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ वापस जाएंगे तो यहाँ दो साइन आएंगे, या एनर्जी की अपने को दो वैल्यू मिलेगी अंडर प्लस माइनस पी स्क्वायर C स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4। पी प्लस पॉजिटिव एनर्जी माइनस नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी का तो क्लाइन गॉर्डन ने क्या बता दिया, सॉल्यूशन दे दिया कि पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल को बिलोंग करती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है, और इस एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी का सॉल्यूशन क्लाइन गॉर्डन नहीं कर सका। उसका सॉल्यूशन किसने किया, डिराक ने, और डिराक ने क्या बताया, एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी बिलोंग टू एंटी पार्टी। यहाँ तक कोई डाउट, अरे किसी को डाउट है क्या, नहीं है। क्या नहीं कर सका क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन, जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है उसका स्पष्टीकरण नहीं कर सका या इंटरप्रिटेशन नहीं बता सका। ओके, अब अपन जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर दें। उसकी वैल्यू क्या मिलती है, क्योंकि अपना जो मेन एम रोल होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से होगा, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर केजी इक्वेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन बात करें केजी इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, डेल प्लस एम स्क्वायर साई इक्वल टू 0 पढ़ रखा है। इस डेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल म्यू प्लस एम स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, किसी को नहीं। ये एक नंबर इक्वेशन है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूं, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर इसका लेंगे तो क्या होगा, ये जो डेल ऑपरेटर है ये तो एक रियल क्वांटिटी है, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। एम मास है, कांस्टेंट है, एम नॉट स्क्वायर या एम जिसकी बात करें वो यहाँ एम रेस्ट मास है, ध्यान रखना एम नॉट था वो एम ही है, ये भी ध्यान रख। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, डेल म्यू एम स्क्वायर और साई का क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल टू
अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है उसको तो साई स्टार से लेफ्ट से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई लेफ्ट बाई साई स्टार एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट बाई साई एंड देन सबट्रैक्ट साई स्टार इंटू 1 माइनस साई इंटू 2 और सबट्रैक्ट कर दिया। क्या वैल्यू आ गई, साई स्टार डेल म्यू साई, ये आ रही है, प्लस साई स्टार एम स्क्वायर साई, सबट्रैक्ट किया तो माइनस, यहाँ लिख देता हूँ माइनस साई डेल म्यू साई स्टार माइनस साई एम इक्वल टू 0। ये तो देखो दोनों सेम है, एम तो रेस्ट वहाँ से बाहर निकालो, साई स्टार साई मोड साई स्क्वायर, साई स्टार भी मोड साई स्क्वायर, कैंसिल हो गए। क्या वैल्यू बची, साई स्टार डेल म्यू साई माइनस साई डेल म्यू साई स्टार इक्वल टू 0, यही बची। इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है, तो इसको देखो मैं 3 नंबर दे देता हूँ और एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करता हूँ पहले। वो आइडेंटिटी क्या है, उस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो जो आइडेंटिटी वो है डेल म्यू साई स्टार डेल म्यू साई, ये एक ऑपरेटर है और मैं 2 पार्ट मान लेता हूं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो कैसे अप्लाई होगा, ये सबसे पहले फर्स्ट पे अप्लाई होगा डेल म्यू साई स्टार और सेकंड वाला ऐसे की ऐसे डेल म्यू साई, फिर प्लस फर्स्ट वाला ऐसे की ऐसे और सेकंड वाले पे अप्लाई होगा तो डेल म्यू साई। ऐसे एक और आइडेंटिटी यूज करता हूँ सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड, सेकंड में क्या करता हूँ, क्यों कर रहे हैं अभी आज समझ आ जाएगा, साई डेल म्यू साई स्टार, क्या लिख सकते हैं वैसे सेम ऐसे डेल म्यू साई स्टार प्लस साई डेल म्यू साई स्टार। इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, डेल म्यू साई स्टार डेल म्यू साई माइनस डेल म्यू साई स्टार, और इधर सबट्रैक्ट करोगे तो देखो डेल म्यू साई स्टार डेल म्यू साई, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, डेल म्यू साई स्टार डेल म्यू साई प्लस साई स्टार डेल म्यू साई माइनस डेल म्यू साई स्टार माइनस साई डेल म्यू साई स्टार। क्लियर है यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपन, और किया हुआ है नो डाउट, ये दोनों सेम आई। ये वैल्यू बचेगी साई स्टार डेल म्यू साई, साई स्टार डेल म्यू साई माइनस साई डेल म्यू साई स्टार, 3 नंबर इक्वेशन। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये 4 नंबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 इनसे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल म्यू, ये तो दोनों कॉमन आ जाएंगे, क्या बचेगा साई स्टार डेल म्यू साई और माइनस साई डेल म्यू साई स्टार और इक्वल टू 0। अब इस डेल म्यू की वैल्यू आप जानते हो सभी, बता रखी है आपको। इस डेल म्यू की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक 0 और एक फर्स्ट। तो ये जो डेल म्यू है वहाँ पर बताई थी इसकी वैल्यू, एक तो होगी डेल बाई डेल टी और एक माइनस डेल वेक्टर, और जो लोअर डेल म्यू है इसकी वैल्यू होगी डेल बाई डेल टी और डेल वेक्टर। पुट कर दो, सबसे पहले 0 0 पुट करो, तो 0 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, डेल बाई डेल टी साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी, और फिर 3 ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल वेक्टर डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार और इक्वल टू 0। यही होगी क्या, अरे यही होगी, आयोटा बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अभी बात करते हैं।
क्या वैल्यू आएगी, डेल बाई डेल टी, यह आ जाएगा आयोटा बाई 2m साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी माइनस डेल वेक्टर डॉट आयोटा बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इक्वल टू जी। ऐसा इसलिए किया, आप कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हो, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां जो रो होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में क्या वैल्यू है, आयोटा बाई 2m साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी, और जो जे है वो क्या होती है, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस आयोटा बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इन दोनों इक्वेशन आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी, लग रही है, अरे किसी की जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है, देखो कैसे। ये इक्वेशन तो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन ये इक्वेशन जरूर देखिए, और सेम श्रोडिंगर में भी यही करंट डेंसिटी मिलती है, लेकिन वहां जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग वो मिलती है मोड साई स्क्वायर विच इज पॉजिटिव एंड डेफिनेट, और डिनोट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर ये टी के साथ में डेरिवेटिव और इस पे बिलोंग करी, इसका मतलब इसका मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, जबकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसकी भी वैल्यू मैच नहीं करती, या जो मिल रही है वो करेक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जबकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन थी उसको डिस्कार्ड, या थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर। अब यहां पर अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये तो समझ आ गया होगा सबको। अब अपन बात कर ले कि अपन ने बताया कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो तो क्या थी, जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो तो नॉन रिलेटिविस्टिक थी या इनवेरिएंट नहीं थी। तो अपने को कोई पूछ ले कि जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है वो लोरेंज इनवेरिएंट है, प्रूव करो। लोरेंज इनवेरिएंट है, प्रूव करो। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप जानते हो सिंस वी नो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन डेल प्लस एम स्क्वायर क्या वैल्यू होगी, डेल म्यू प्लस एम स्क्वायर साई इक्वल टू 0। क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब देखो नेचुरल यूनिट सिस्टम में मैं लिख रहा हूँ C1 हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर साई इक्वल टू 0 इन फ्रेम एस। मैंने मान लिया एक अनोदर फ्रेम है एस डेस, इन फ्रेम एस प्राइम move which move along x axis with velocity। मैंने मान लिया कोई एक अनोदर फ्रेम है एस डैश, वो v वेलोसिटी से x एक्स के अलोंग मूव कर रहा है। इसका मतलब न्यू फ्रेम में इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, डेल माइनस डेल बाई डेल एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर डेल वाई प्राइम स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड प्राइम स्क्वायर एम स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब आपको होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल प्राइम। इसका मतलब मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि जो डेल प्राइम है
डीलैम्बर्ट ऑपरेटर एस प्रेम और एस डैश में सेम है, तो इसका मतलब केजी इक्वेशन भी इनवेरिएंट होगी। तो उस केस के लिए अपने को ये क्या करने पड़ेंगे, इनके ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन अपने को पता होने चाहिए, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है उनकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। जो डेल बाई डेल एक्स प्राइम होता है उसकी वैल्यू होती है गामा डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल बाई डेल टी, एक्स एक्स के अलॉन्ग जब मूव करे। डेल बाई डेल वाई प्राइम ये होगा डेल अपॉन डेल वाई होगा, और डेल अपॉन डेल जेड प्राइम इसकी वैल्यू भी डेल बाई डेल जेड होगी। जो टी है डेल बाई डेल टी प्राइम गामा डेल बाई डेल टी प्लस वी डेल बाई डेल एक्स, ये इसकी वैल्यू चारों लॉरेंज ने बताई। और गामा क्या है यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू किस में रख दे अपन, इस फॉर्मूले में रख दो, तो ये मिल जाना चाहिए। तो देखो पुट करो डेल बाई डेल टी प्राइम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, तो गामा स्क्वायर डेल बाई डेल टी माइ प्लस वी डेल बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल बाई डेल टी का होल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ये क्या, और साथ में ये सब मिटा देता हूँ मैं, और साथ में प्लस एम स्क्वायर साई इक्वल टू 0। सोल्व कर लो, गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर 2 गामा स्क्वायर वी डेल स्क्वायर बाई डेल टी डेल एक्स, फिर माइनस गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर वी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स डेल टी माइनस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है, देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो जाएगी, दोनों का सेम मान आएगा। यहाँ से और यहाँ से कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है गामा स्क्वायर, और साथ में 1 माइनस वी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। ऐसे इसमें गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस वी स्क्वायर और डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, और आगे वाला पार्ट ऐसे कैसे लिख लेना साई इक्वल टू 0। गामा स्क्वायर मैंने बताया था 1 अपॉन रूट 1 माइन गामा स्क्वायर, गामा की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, C1 हो जाएगा नेचुरल में, तो गामा स्क्वायर तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर एम स्क्वायर साई इक्वल टू 0। क्या ये डेल प्लस एम स्क्वायर आ गई क्या सेम केजी इक्वेशन। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है वो क्या होती है, लॉरेंज इनवेरिएंट होती है, और या उसको अपन रिलेटिविस्टिक केस में काम में ले सकते हैं।